फ्रेंड्स, आज मैं साउदर्न रेलवे के अंतर्गत कंडक्ट हुए एएमई और एडब्ल्यूएम के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे जो कि एलडीसीई 30% कोटे के अंतर्गत कंडक्ट कराए गए थे। अगर बात करें कि ये एग्ज़ाम डेट की तो यह 8 जनवरी 2022 को यह पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसके लिए कैंडिडेट को टोटल 2 घंटे का समय दिया गया था। अगर बात करें टोटल प्रश्न की तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल 110 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का ही जवाब देना था, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स भी 100 रखे गए थे। साथ ही साथ इस पेपर के अंतर्गत 1/3 का नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले सेक्शंस की बात करें तो टेक्निकल सेक्शंस के अंतर्गत टोटल 40 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें पहले प्रश्न पूछे गए थे हाउ मैनी इमरजेंसी विंडोज आर प्रोवाइडेड ऑन अ कोच। मीन्स एक कोच में कितने आपातकालीन खिड़कियाँ होती है, तो इसकी टोटल संख्या 4 की संख्या में होते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ सीसी रैक बीपीसी। मीन्स जो हमारा क्लोज सर्किट रैक जो होता है उसके लिए जो बीपीसी की वैधता होती है वो कितनी होती है, तो टोटल 30 + 5 डेज का होता है, जिसमें 5 डेज हमारा ग्रेस पीरियड होता है अनलोडिंग के लिए, जो कि टोटल वैलिडिटी हम बात करें वैलिडिटी की तो यह 30 डेज की होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करें इसके अलावा तो सीसी रैक में येलो कलर की बीपीसी इशू की जाती है, जो अभी वर्तमान में ऑनलाइन बीपीसी इशू किए जा रहे हैं, जो येलो कलर के पेज पर इशू किए जाते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर बीपीसी की जो परसेंटेज होती है वो 100% होते हैं। साथ ही साथ इनरूट की बात करें तो इस सीसी रैक के अंतर्गत 90% इनरूट में अलाइबल होते हैं ब्रेक पावर परसेंटेज। और अगर बात करें सीसी रैक की एग्जामिनेशन में कितने मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो टोटल 100 मैन पर आवर की ज़रूरत पड़ती है इसकी एग्जामिनेशन के लिए। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था विच टाइप ऑफ स्टील इज यूज्ड इन साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट्स ऑफ कैसना बोगी। मिस कैसना बोगी के साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट में किस प्रकार के स्टील का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा सिल्को मैग्नीज स्टील, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो सी क्लास ओडीसी शैल बी मूव्ड ड्यूरिंग, यानी सी क्लास ओडीसी जो हमारा है होता है ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट जो होते हैं सी क्लास टाइप के, वो उसका मूवमेंट कब किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा जो सी क्लास के ओडीसी होते हैं उसका मूवमेंट केवल दिन में ही किया जाता है, यानी ओनली डे टाइम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा अगर बात करें बी क्लास ओडीसी की, तो बी क्लास ओडीसी जो होता है वो हमारा डे एंड नाइट दोनों में मूवमेंट होते हैं, जबकि अगर नाइट में अगर मूवमेंट बी क्लास होते हैं तो उसके लिए हमें स्कोटिंग स्टाफ की जरूरत पड़ती है। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है द कलर ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ आईसीएफ बोगी, यानी आईसीएफ बोगी के हेलिकल स्प्रिंग का रंग कोड क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा एक होता है YBG, यानी येलो ब्लू ऑक्सफोर्ड ब्लू जो होता है और ग्रीन, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यानी येलो ब्लू ग्रीन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द ग्रॉस लोड ऑफ बॉक्सन वैगन इज, यानी बॉक्सन वैगन का ग्रॉस लोड कितना होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 81.28 टन, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें एक्सल लोड की तो एक्सल लोड यहाँ पर 20.32 टन होता है, जो इसके 4 टाइम यानी 4 पर एक्सल के हिसाब से होते हैं। टोटल अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे 81.28 टन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए तो द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लेवल टू द सेंटर ऑफ बफर इज, यानी रेल स्तर से बफर के मध्य तक न्यूनतम अनुमेय बफर ऊंचाई कितनी होगी, यानी यहाँ पर पूछा गया मिनिमम परमिसिबल हाइट पूछा गया है बफर हाइट। तो मिनिमम हमारा लोडेड कंडीशन में 1090 mm होता है, 1030 mm होता है, जो कि
ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। अगर बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम हमारा 1105 mm होता है, इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, विच टाइप ऑफ कपलर इज यूज्ड इन LHB कोच। जो हमारा लिंक हॉफमैन बुश कोचेज होते हैं टाइप्स के, उसमें किस प्रकार के कपलर का प्रयोग किया जाता है वो पूछा गया है। तो इसमें हमारा H टाइप टाइट लॉक कपलर का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें कि गुड्स वैगन में हमारा कौन से कपलर का प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारा E टाइप के CVC कपलर होते हैं गुड्स वैगन में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, विच पार्ट इन बफर गियर असेंबली इज ऑब्जर्विंग द बफर इम्पैक्ट। यानी बफर असेंबली में कौन सा पार्ट बफर इम्पैक्ट को अवशोषित करता है, तो इसका सही उत्तर होगा बफर स्प्रिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज द एक्सल लोड ऑफ बॉक्सेन BCN BRN बॉबर BTPN बैगन्स के बारे में पूछा गया। यानी बॉक्सेन BCN BRN बॉबरन और BTPN बैगन्स जो होते हैं उसके एक्सल लोड की कैपेसिटी यहाँ पूछा गया है कि कितना होता है एक्सल लोड। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 20.32 टन, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है, विच टाइप ऑफ बोगी इज यूज्ड इन डीजल लोकोमोटिव। यानी डीजल लोकोमोटिव में किस प्रकार की बोगी का उपयोग किया जाता है। तो डीजल लोकोमोटिव यहाँ पूछा गया, उसमें हमारा कोको टाइप का बोगी हमारा प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि SAB एडजस्ट द क्लियरेंस बिटवीन विच कंपोनेंट। यानी SAB किस घटकों के बीच की निकासी को समायोजित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक्स के बीच क्लियरेंस को एडजस्ट करता है। अगर बात करें SAB की ए डायमेंशंस की, तो SAB ए डायमेंशन हमारा 70 + 2 -0 mm होता है, जो कि ऑल टाइप कैसना बोगी के लिए होते हैं। वहीं अगर बॉबरन के केस में सिर्फ चेंज होता है ये डायमेंशन, जो कि हमारा 27 + 2 -0 mm होते हैं। अगर बात करें ई डायमेंशंस की, तो ई डायमेंशन हमारा 555 से लेकर 575 mm के बीच होते हैं। इस सारी जानकारी को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट प्रश्न के तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ सेफ्टी वाल्व ऑफ MR। यानी MR के जो हमारा मेन रिजर्वायर होता है उसके सेफ्टी वाल्व की सेटिंग क्या होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 10.5 kg/cm²। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पर, लैटरल मूवमेंट्स ऑफ व्हील इन ICF कोच आर कंट्रोलेड बाय। तो यहाँ पर सिर्फ हमसे ICF कोच जो होते हैं उसके लैटरल मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है उसके बारे में पूछा गया है। तो उस केस में हमारा एक्सल गाइड इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। वही अगर बात करें कि लैटरल और साथ में हमारा लॉन्गिट्यूडनल दोनों मूवमेंट के अगर बारे में पूछता, अगर दोनों एक साथ पूछता, उस केस में हमारा ICF कोच में डैशपोर्ट इसका सही उत्तर होता। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है लैटरल मूवमेंट ओनली, तो इस केस में हमारा एक्सल गाइड इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द वेट ऑफ ICF कोच इज ट्रांसफर्ड थ्रू। यानी ICF कोच का वजन किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा साइड बियरर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर फिटेड इन अ कोच बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम। यानी कोच बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम में फिट किए गए ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है। चूँकि यहाँ पर कोच में पूछा गया है, वो भी हमारा BMBC यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर टाइप्स के जो कोचेज होते हैं उसमें पर
ट्रॉली यानी बोगी पर हमारा 2 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर होते हैं। यहाँ पर हमसे पर कोच पूछा गया है, तो पर कोच हमारा 2 ट्रॉली का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 4 की संख्या में आएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द कलर ऑफ बीपीसी इशूड फॉर प्रीमियम एग्जामिनेशन रेक्स, यानी प्रीमियम परिचित रेखों के लिए जारी किए गए पीपीसी का रंग कौन सा होता है। तो यहाँ पर हमसे प्रीमियम बीपीसी के लिए पूछा गया है, जो कि ग्रीन कलर में ऑनलाइन इशू किए जाते हैं ग्रीन पेज पर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। इसके लिए ब्रेक पावर ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर 95% मिनिमम होना अनिवार्य है। साथ ही साथ इसके एग्जामिनेशन के लिए मैन पावर 75 मैन पर आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है इस रेख को एग्जामिनेशन करने के लिए, इस टाइप की एग्जामिनेशन करने के लिए। और इसके अलावा अगर बात करें तो बीपीसी की वैधता प्रीमियम रेक की 12+3 दिन के होते हैं बीपीसी की वैलिडिटी प्रीमियम के केस में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैगन इज यूज टू लोड कंटेनर, यानी निम्नलिखित में से किस वैगन का उपयोग कंटेनर जो होते हैं उसको लोड करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बीएलसी, जो बोगी लो कंटेनर वैगन होते हैं उसको प्रयोग किया जाता है कंटेनर को ढोने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। अगर बात करें कि इसको लॉक करने के लिए हमारा 08 की संख्या में पर बीएलसी वैगन में ATL यानी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक लगे होते हैं, जिसके मदद से कंटेनर को बीएलसी वैगन पर फिट कर दिया जाता है, यानी लॉक कर दिया जाता है। इसको अगर बात करें लॉक करने के लिए, तो लॉक करने के लिए हमें 600 kg का फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि अनलॉक करने के लिए हमें 1000 यानी 1000 kg की फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो बीएलसी का एक यूनिट हमारा 5 कार की यूनिट्स बनते हैं, जिसमें दोनों एंड पर हमारा ए कार होता है और दोनों के बीच में 3 जो होते हैं हमारा बी कार होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। तो एक यूनिट में हमारा 2 ए कार और 3 बी कार होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो 5 कार के यूनिट हमारा बनते हैं, जिसमें हमारा ए टाइप के हमारा बीएलसी वैगन होते हैं, उसमें हमारा बफर हाइट जो हमारा सीबीसी हाइट होता है वो 1105 mm होता है। जबकि अगर बी कार जो हमारा होते हैं उसमें हमारा एसएलडी यानी स्लैकलेस ड्रॉ बार लगे होते हैं, जिसकी अगर हाइट की बात करें तो 845 mm फ्रॉम रेल लेवल से होते हैं। इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच डिफेक्टिव कंपोनेंट में कॉज व्हील सेलिंग, यानी कौन सा दोषपूर्ण घटक व्हील सेलिंग का कारण बन सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि WSP सिस्टम में अगर फॉल्ट हो जाए तो वो भी हमारा व्हील सेलिंग का कारण बन सकता है, ब्रेक कैलिपर भी हमारा कारण बन सकता है और ब्रेक सिलेंडर के कारण भी बन सकता है, यानी ऑल ऑफ 3, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द कोडल लाइफ ऑफ लेथ मशीन, लेथ मशीन का कोडल लाइफ कितनी होती है। क्योंकि यहाँ पर हमसे ये नहीं पूछा गया कि 3 शिफ्ट वर्क कर रहा है या 2 शिफ्ट वर्क के पीरियड में यहाँ पर कोडल लाइफ पूछा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमसे अगर टू लाइफ के अगर केस में अगर लेते हैं तो इस प्रकार हमारा 15 ईयर्स इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर बात करें तो 2 शिफ्ट वर्क करने वाले लेथ मशीन की पीरियड 15 ईयर्स होते हैं, जबकि 3 शिफ्ट वाले के लिए हमारा यह पीरियड 9 ईयर्स होते हैं। ये सारी यहाँ पर प्रश्न में कोई मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर अगर 2 शिफ्ट के हिसाब से अगर लेते हैं तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। इस प्रश्न का आप कमेंट में आप बता सकते हैं कि कौन सा इसका उत्तर सही होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ड्यूरिंग विच स्ट्रोक ऑफ अ डीजल इंजन आर बोथ द वैल्यूज क्लोज्ड, यानी डीजल इंजन में किस स्ट्रोक के दौरान दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कंप्रेशन के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मच इज द मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर, यानी ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम दबाव कितना होता है। तो ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम दबाव हमारा 3.8
प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर का प्रेशर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट टाइप ऑफ वाल्व आर देयर इन द सिलेंडर हेड ऑफ टू स्ट्रोक इंजन, यानी दो स्ट्रोक इंजन के सिलेंडर के हेड में किस प्रकार के वाल्व होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ओनली एग्जॉस्ट वाल्व, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ हॉट इंजन, यानी हॉट इंजन का कौन सा गर्म इंजन का कारण हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ETS सेटिंग, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक टेम्परेचर सेंसर जो होते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक टेम्परेचर सेंसर की सेटिंग में अगर डिफेक्टिव हो गया हो, या तो रेडिएटर फैन काम नहीं कर रहा हो, या तो रेडिएटर फैन चॉक्ड हो गया हो, यानी ऑल ऑफ द थ्री जो हमारा ऑल ऑफ द एबव जो ऑप्शंस है वो सारे कॉज बन सकते हैं हमारा हॉट इंजन के गर्म होने का, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो द डिवाइस यूज टू ट्रांसमिट लोको स्पीड फ्रॉम व्हील्स टू स्पीडोमीटर इज कॉल्ड, यानी लोको की गति को पहियों से स्पीडोमीटर तक संचारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा एक्सेल जनरेटर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SFC, यानी SFC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो SFC का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्रैक्स इन द एक्सेल आर डिटेक्टेड बाय, यानी एक्सेल में क्रैक पता किसके द्वारा लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा अल्ट्रासोनिक टेस्ट, जो कि हम UST के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें मैग्ना फ्लक्स टेस्ट का, तो मैग्ना फ्लक्स टेस्ट जो हमारा टेस्ट होता है वो कॉइल स्प्रिंग्स के केस में किया जाता है मैग्ना फ्लक्स टेस्ट, लेकिन यहाँ पर हमसे सिर्फ एक्सेल के क्रैक्स के बारे में पूछा गया है। तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट यानी UST टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए तो इन ECC यानी एडी करंट क्लचिंग ऑफ इनर एंड आउटर ड्रम इज थ्रू, यानी ECC एडी करंट में आंतरिक और बाहरी ड्रम का क्लच किसके द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा मैग्नेटिक क्लच के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन MU ऑपरेशन, यानी मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन जो होते हैं बोथ द लोगो कैन बी शट डाउन थ्रू, यानी MU ऑपरेशन में दोनों लोगों को बंद किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा MUSD, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन द GM लोकोमोटिव द टर्बो चार्जर इज ड्राइवन बाई, यानी GM लोकोमोटिव में टर्बो चार्जर किसके द्वारा चलाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा गियर ट्रेन और एग्जॉस्ट गैस के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट टाइप ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम इज अवेलेबल इन WDP4 और WDG4 लोको। यहाँ पर WDP मीन्स पैसेंजर यहाँ से और G मतलब गुड्स से यहाँ पर रिलेटेड है। लोको में किस प्रकार का एयर ब्रेक सिस्टम उपलब्ध होता है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा CCB नॉर टाइप जो होते हैं उसका एयर ब्रेक सिस्टम हमारा उपलब्ध कराया जाता है, यानी इसका CCB का फुल फॉर्म होता है हमारा कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेकिंग जो होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा CCB नॉर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन द GM लोकोमोटिव द एयर कंप्रेसर इज कूल्ड बाय, यानी GM लोकोमोटिव में एयर कंप्रेसर किसके द्वारा ठंडा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा, यहाँ पर हमसे GM लोकोमोटिव के बारे में पूछा गया जिसका कंप्रेसर वाटर के द्वारा ठंडा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें अल्को लोकोमोटिव टाइप जो होते हैं
उसका कंप्रेसर हमारा एयर कूलेड होते हैं, यानी हवा से ठंडा होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ अ ट्रेन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ हेडलाइट ऑफ अ लोकोमोटिव, यानी लोकोमोटिव की हेडलाइट खराब होने की स्थिति में ट्रेन की अधिकतम अनुमेय गति कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर होगा 40 kmph, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द लिमिट ऑफ फ्लैट टायर ऑन व्हील ऑफ अ कोच, यानी कोच के पहिए पर फ्लैट टायर की सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कोच, यहाँ पर हमसे कोच के रिलेटेड पूछा गया है फ्लैट टायर की लिमिटेशंस, तो वो 50 mm होते हैं कोचिंग के केस में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें गुड्स के केस में तो यह हमारा 60 mm होता है फ्लैट टायर की लिमिटेशंस। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ट्रैक्शन मोटर लोड इज ट्रांसफर टू बोगी फ्रेम थ्रू, एंड ट्रैक्शन मोटर लोड को किसके द्वारा बोगी फ्रेम में स्थानांतरित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सस्पेंशन नोज के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हार्डनेस ऑफ स्टील विथ इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट, यानी कार्बन की मात्रा बढ़ने से स्टील की कठोरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्टील की कठोरता भी बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द प्रेशर इन एयर इन ट्विन पाइप वर्किंग, जो हमारे ऑक्सिलरी रिजर्वायर होते हैं जो हमारा ट्विन पाइप वर्किंग में, उसमें प्रेशर पूछा गया है कि कितना होता है? तो उस केस में जो अगर ट्विन पाइप वर्किंग हमारा होगा तो उस केस में हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर 6 kg/cm² का प्रेशर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड फॉर लोडेड गुड्स ट्रेन इन साउदर्न रेलवे, यानी दक्षिण रेलवे में लोडेड मालगाड़ी के लिए अधिकतम अनुमेय गति क्या है? तो यहाँ पर हमारे अनुसार तो 75 kmph होना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड, यानी तनन प्रतिबल और तनन विकृति के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी जो इलास्टिसिटी होती है वो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के रेशियो होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट हैपेंस आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ फायर डिटेक्शन सिस्टम इन एसी कोच, जो हमारा FDS सिस्टम होते हैं, यानी फायर डिटेक्शन सिस्टम, जिसे हम FDS के नाम से भी जानते हैं, यानी एसी कोच में फायर डिटेक्शन सिस्टम के सक्रिय होने के बाद क्या होता है? तो हमारा जो होता है ब्रेक कोच में अप्लाई हो जाते हैं और कोच रुक जाने की संभावना होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पर हमारा इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंस से रिलेटेड है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन द पे मैट्रिक्स ऑफ 7th CPC, जो हमारा 7th C जो पे कमीशंस है उसमें टोटल कितने लेवल्स मौजूद हैं अभी करेंटली में? तो टोटल इसमें 18 की संख्या में पे जो हमारा लेवल्स है। अगर बात करें तो 18वें लेवल में हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी और डिफेंस चीफ डिफेंस जो होते हैं हमारा, जो थल सेना, वायुसेना और नवसेना जो हमारा है, वो तीनों के जो डिफेंस चीफ है वो सारे हमारे लेवल 18 के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा अगर बात करें लेवल 17 में हमारा रेलवे से सबसे हायर पोस्ट जो हमारा होता है CRB एंड CEO, यानी चेयरमैन रेलवे बोर्ड और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हमारा होते हैं, वो दोनों पोस्ट और साथ में मेंबर जो होते हैं रेलवे बोर्ड के, वो सारे हमारे लेवल 17 के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ हमारा CCRS एक पोस्ट होता है, चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, साथ ही साथ FC यानी फाइनेंस कमिश्नर और DG जो हमारा डायरेक्टर जनरल RPF वगैरह के होते हैं, वो सारे हमारे लेवल 17 के अंतर्गत आते हैं।
इसके अलावा हमारा लेवल 16 के अंतर्गत हमारा जोनल रेलवे के जो हेड होते हैं जीएम यानी जनरल मैनेजर, वो हमारा लेवल 16 के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें यहाँ पर हमसे सीधा सीधा पूछा गया है कि सबसे हाईएस्ट तो लेवल 18 तक मैक्सिमम होते हैं 7th CP कमीशन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच कैटेगरी ऑफ स्टाफ ऑफ इंडियन रेलवे आर इंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ PLB, यानी भारतीय रेलवे के किस श्रेणी के कर्मचारी PLB के भुगतान के लिए हकदार हैं। तो यहाँ पर PLB का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्टिविटी लिंकेड बोनस, जो हर साल नॉन गजेटेड एम्प्लॉय के लिए दिया जाता है, यानी ऑल नॉन गजेटेड स्टाफ ऑफ इंडियन रेलवे आर प्रोवाइडेड PLB यानी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस बिफोर दीपावली एंड बिटवीन दशहरा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मच चाइल्ड केयर लीव, यानी यहाँ पर CCL के बारे में पूछा गया है। इज एडमिसिबल टू वोमेन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे की महिला कर्मचारी को कितना चाइल्ड केयर लीव दी स्वीकार्य है। तो इसकी टोटल संख्या 730 डेज होते हैं। अगर इसको आप महीने में कन्वर्ट करेंगे तो 24 मंथ आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करें तो इसमें टोटल 24 मंथ में हमारा जो पहले ईयर्स के 365 दिन होते हैं, उसमें कर्मचारी को बेसिक का 100% भुगतान किया जाता है पेमेंट, जबकि अगले 365 दिन में उसके बेसिक का केवल 80% ही भुगतान किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो 3 स्पेल्स से ज़्यादा पर ईयर में आप नहीं ले सकते हैं, यानी 3 बार से ज़्यादा आप इसका यूज नहीं कर सकते पर साल। और अगर बात करें पर एक स्पेल्स में आपको मिनिमम 5 डेज लेना अनिवार्य होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी बेहतर होगी, इसका आप ध्यान रखें। यहाँ पर सीधे पूछा गया था तो मैक्सिमम हमारा 24 मंथ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज द फी टू बी पेड फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट, जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है जो 2005 में आया था। ये आया था हमारा 12 अक्टूबर 2005 को। इसके अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए भुगतान किए जाने वाले शुल्क कौन कितना है। तो टोटल 10 रुपये भुगतान करके हम इससे RTI के जरिए सूचना प्राप्त कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वन कैन अवेल लीव इनकैशमेंट, यानी कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार अवकाश नकदीकरण प्राप्त कर सकता है। तो रेलवे में इसकी यूनिट टोटल 6 टाइम होती है, यानी 6 बार पूरे सर्विस में आप इनकैशमेंट लीव की LAP की आप करा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें कि 6 टाइम में प्रत्येक बार आप 10 LAP मैक्सिमम ले सकते हैं, इनकैशमेंट करा सकते हैं, और दूसरे अगर LAP लेने के बीच आपको 2 ईयर्स का गैप रखना अनिवार्य है। साथ ही साथ अगर 10 LAP आप लेते हैं तो आपके अकाउंट में मिनिमम 30 LAP होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो 60 LAP आप पूरे सर्विस में 6 टाइम अगर लेते हैं तो 60 LAP से ज़्यादा आप पूरे सर्विस में इससे ज़्यादा आप इनकैशमेंट नहीं करा सकते। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी 6 टाइम मैक्सिमम यहाँ पर उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है हाउ मेनी ज्वाइनिंग डेज और रेलवे स्टाफ कैन अवेल इफ द ट्रांसफर इज विद इन 1000 किलोमीटर्स एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यदि हस्तांतरण पोस्टिंग के 1000 किलोमीटर के दायरे में हो तो एक रेल कर्मचारी को कितने ज्वाइनिंग दिनों का लाभ उठा सकता है। चूँकि यहाँ पर हम पूछा गया कि अगर किसी कर्मचारी को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर अगर ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह जॉब करने के लिए, और उसकी जगह पुराने हेडक्वार्टर से नए हेडक्वार्टर के बीच की अगर दूरी की बात करें तो 1000 से कम किलोमीटर के अगर डिस्टेंस हो तो उस केस में हमारा 10 डेज का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। अगर बात करें तो 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर के अगर दायरे में हो तो उस केस में हमारा 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। अगर बात करें 2000 से अधिक अगर डिस्टेंस हो तो उस केस में यहाँ पर 15 डेज का ज्वाइनिंग डे
टाइम दिया जाता है कर्मचारी को ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था 1000 किलोमीटर के दायरे में यानी कम है, तो इस केस में हमारा ऑप्शन नंबर बी 10 दिन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनएम, यानी पीएनएम का पूर्ण रूप क्या है। तो पीएनएम का पूर्ण रूप होता है हमारा परमानेंट निगोशिएटिंग जो मशीनरी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी। अगर इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हमारा जिसका टारगेट होता है कि मेंटेन कॉन्टैक्ट विथ लेबर एंड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड डिफरेंसेज बीच में बी राइज बिटवीन रेलवे लेबर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। जो हमारा कर्मचारी या लेबर्स होते हैं रेलवे का, उसके प्रशासनिक और उनके बीच जो भी डिस्प्यूट यानी विवादें वगैरह हो उसको सुलझाने के लिए पीएनएम का गठन किया गया है। अगर बात करें तो इसकी बैठकें कब कब की जाती है, तो इसकी बैठक लगभग 2 लेवल पर की जाती है। एक हमारा डिवीजन एंड एक्स्ट्रा डिवीजन लेवल होता है। डिवीजन लेवल पर ये हमारा 2 मंथ पर किया जाता है, जबकि जोनल रेलवे और रेलवे बोर्ड लेवल पर इसकी बैठकें 3 मंथ पर एक बार की जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी इसका सही फुल फॉर्म होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि उम्मीद कार्ड हैज़ बीन इशूड फॉर विच पर्पस, यानी उम्मीद कार्ड किस उद्देश्य के लिए जारी किया गया है। तो उम्मीद कार्ड का फुल फॉर्म होता है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी, यानी जो हमारा मेडिकल कार्ड मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जारी किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच वन इज माइनर पेनाल्टी अंडर D&AR रूल्स, यानी D&AR के तहत कौन सी छोटी शास्ति है। छोटी शास्ति हमारा SF 11 के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें इसमें हमारा माइनर पेनाल्टी पूछा गया है तो रिमूवल और डिसमिसल और रिडक्शन टू अ लोअर ग्रेड ये सारे हमारा मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट फॉर 6 मंथ विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट, यहाँ पर हमारा विदाउट लग गया, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर विथ कम्युलेटिव इफेक्ट होता तो ये भी हमारा मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत चला जाता, लेकिन यहाँ पर हमसे विदाउट पूछा गया। अगर उस टाइम पीरियड के बाद उसको फिर से उस वेतन पर आप इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा, इसलिए इसको माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज टू इशू मेजर पेनाल्टी, यानी यहाँ पर हमसे बड़ी शास्ति जारी करने के लिए किस मानक पत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मेजर पेनाल्टी पूछा गया है, तो मेजर पेनाल्टी के लिए SF यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 5 का यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें SF 11 की तो यह माइनर पेनाल्टी के लिए यूज किया जाता है। साथ ही अगर बात करें SF 4 को तो इसमें निलंबन, जो कर्मचारी पहले से निलंबन में हो तो उसको फिर से जॉब में लिया जाए, इसके लिए SF 4 का प्रावधान है। जबकि SF 3 की अगर बात करें तो कोई कर्मचारी अगर निलंबन में हो तो उस दौरान उसको निर्वाह भत्ता दिया जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, तो इसके लिए SF 3 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 3 का प्रावधान है रेलवे के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मच LAP इज गिवन एवरी ईयर टू इंडियन रेलवे एम्प्लॉय, यानी भारतीय रेल कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष कितना लीव ऑन एवरेज पे यानी LAP कितना दिया जाता है। तो पर ईयर इसकी संख्या टोटल 30 की संख्या यानी 30 की संख्या में होते हैं, जो कि 1 जनवरी ऑफ उस जिस भी ईयर में हो उस ईयर के पहले 1 जनवरी को और 1 जुलाई को यह क्रेडिट कर दिए जाते हैं कर्मचारी के अकाउंट्स में 15-15 की संख्या में। इस प्रकार टोटल संख्या या 30 की संख्या में LAP पर ईयर हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LDCE, यानी LDCE का पूर्ण रूप क्या है। तो LDCE का फुल फॉर्म है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PTO,
यानी रेलवे में कर्मचारी को दो तरह के पास होते हैं प्रॉपर, और एक होता है पीटीओ, जिसमें कर्मचारी को 1/3 जो हमारा बेसिक जो होता है टिकट का किराया उसका 1/3 भुगतान करना पड़ता है, तो वो हमारा पीटीओ के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर हमसे पीटीओ फुल फॉर्म पूछा गया है तो हमारा प्रिविलेज टिकट ऑर्डर होता है। अगर बात करें कि इसकी संख्या कितने गैजेटेड और नॉन गैजेटेड के केस में दिया जाता है, तो टोटल 1 से लेकर जो हमारा रेलवे में लेवल 17 तक के कर्मचारी होते हैं, टोटल सारे को 4 सेट पीटीओ इशू किए जाते हैं पर ईयर। अगर बात करें पास की केस में, तो पास के केस में यहाँ पर 1 से लेकर जो हमारा 6 एंड एवं जो कर्मचारी नॉन गेजेटेड कैडर के होते हैं उसको पर साल जो 5 ईयर से पहले अगर बात करें तो 1 सेट पास इशू किए जाते हैं, 5 साल के बाद टोटल 3 सेट पास इशू किए जाते हैं 5 ईयर्स के बाद सर्विस कंप्लीशन होने के बाद। लेकिन वही गैजेटेड के केस में पास की संख्या टोटल 6 की संख्या में होते हैं, जो कि लेवल 8 से स्टार्ट होकर लेवल 17 तक के अधिकारी जो होते हैं गैजेटेड पीरियड का, उससे टोटल 6 सेट पास पर ईयर इशू किए जाते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी प्रिविलेज टिकट ऑर्डर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम पैटर्निटी लीव गिवन टू मेल रेलवे स्टाफ, यानी पुरुष रेलवे कर्मचारी को अधिकतम कितना पितृत्व अवकाश दिया जाता है। तो इसकी टोटल संख्या 15 डेज होता है, जो कि अप टू 2 चिल्ड्रेन एंड 2 बच्चों तक दिया जाता है, जिसमें कर्मचारी को 6 महीने डेट ऑफ चाइल्ड होता है, डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे के जन्म होने से 6 महीने के मंथ के अंदर ये लेना अनिवार्य होता है, अदरवाइज ये लैप्स हो जाते हैं और यह 2 बच्चे के लिए ही एलिजिबल होते हैं। और इसके अंतर्गत टोटल 15 डेज का पैटर्निटी लीव दिया जाता है मेल रेलवे एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम कम्यूटेशंस विच कैन बी डन इन योर पेंशन, यानी आपकी पेंशन में अधिकतम कितना सारांशीकरण किया जा सकता है। तो इसकी टोटल 40% होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच डिमांड कवर्स द एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ डीजल लोकोमोटिव, यानी डीजल लोकोमोटिव की मरम्मत और रख रखाव पर होने वाले खर्च किस मांग के अंतर्गत आता है। तो इसकी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी डिमांड नंबर 5 के अंतर्गत आता है। अगर बात करें डिमांड नंबर 3 में हमारा क्या आता है, तो डिमांड नंबर 3 में हमारा जनरल सुपरिटेंडेंस सर्विसेज जो होता है उसको लिया जाता है, जबकि डिमांड नंबर 4 में हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पीबे एंड वर्कशॉप्स जो होते हैं उसको लिया जाता है डिमांड नंबर 4 में, जबकि डिमांड नंबर 6 में हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ CNW यानी कैरेज एंड वैगन से रिलेटेड जो भी मेंटेनेंस और रिपेयर होते हैं वो डिमांड नंबर 6 में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है सिर्फ डीजल लोकोमोटिव के बारे में, तो यह हमारा डिमांड नंबर 5 के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच इज़ द प्राइमरी यूनिट फॉर बुकिंग एक्सपेंडिचर ऑन नॉन स्टॉक परचेज, यानी गैर स्टॉक खरीद पर व्यय बुक करने के लिए प्राथमिक इकाई कौन सी होती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है नॉन स्टॉक के केस में परचेज का, तो यह हमारा प्राइमरी यूनिट 28 के अंतर्गत आएगा, जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम डायरेक्ट परचेज आते हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात करें 27 में, तो इसमें हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स आते हैं फ्रॉम स्टॉक, यानी स्टॉक से रिलेटेड जो भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल आता है वो 27 प्राइमरी यूनिट के अंतर्गत होते हैं। वहीं अगर बात करें 32 की, तो 32 में हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट जो होता है उसको लिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 28 प्राइमरी यूनिट के अंतर्गत हमारा एक्सपेंडिचर ऑन नॉन स्टॉक परचेज का उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लान हेड फॉर RSP का फुल फॉर्म यहाँ होता है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, में कौन सा हमारा प्लान हेड यूज किया जाता है। तो प्लान हेड इसका 21 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें 41 में हमारा क्या है, तो 41 में हमारा MNP यानी मशीनरी एवं प्लांट जो होता है उसको प्लान हेड 41 में रखा गया है।
42 में हमारा वर्कशॉप्स इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट जो होते हैं उसको प्लान हेड 42 के अंतर्गत रखा गया है। जबकि 53 में हमारा पैसेंजर एमिनिटी, जो हमारा स्टेशन वगैरह पर जो भी पैसेंजर सुविधा के रिलेटेड जो भी सुविधाएं होती है उसको लाने के लिए प्लान हेड 53 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमसे सीट पूछा गया था प्लान हेड फॉर रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम है RSP, तो हमारा 21 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है विच प्राइमरी यूनिट इज यूज्ड फॉर बुकिंग एक्सपेंडिचर अगेंस्ट सैलरी, यानी वेतन के विरुद्ध व्यय की बुकिंग के लिए किस प्राथमिक इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सैलरी से रिलेटेड पूछा गया है कौन से प्राइमरी यूनिट यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा प्राइमरी यूनिट 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करें प्राइमरी यूनिट 2 में डियरनेस अलाउंस जो होता है हमारा उसको लिया जाता है। 4 में हमारा HR से रिलेटेड होते हैं जो सारे कर्मचारी से ही फायदे से है, जबकि 5 और 6 को डिलीट कर दिया गया है अभी वर्तमान में। अगर बात करें 3 में हमारा PLB यानी प्रोडक्टिविटी लिंकेज जो बोनस होता है जो पर साल नॉन ग्रेजुएटेड एम्प्लॉय को दिया जाता है उससे प्राइमरी यूनिट 3 में रिलेटेड होते हैं। जबकि अगर बात करें 7 में, तो 7 में हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होते हैं कर्मचारी को उसको दिया जाता है प्राइमरी यूनिट 7 के अंतर्गत। जबकि अगर बात करें प्राइमरी यूनिट 8 के अंतर्गत गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूशंस करते हैं NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत वो हमारा प्राइमरी यूनिट 8 के अंतर्गत आता है। जबकि हमारा ये सारे हमारे इनपुट्स 12 जो हमारा होते हैं वो हमारा NDA यानी नाइट ड्यूटी अलाउंसेज जो होते हैं उसको प्राइमरी यूनिट 12 के अंतर्गत दिया जाता है। ये सारे आप याद रखिए कि ये काफ़ी सारे प्रश्न इससे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमारा सिर्फ सैलरी से पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा प्राइमरी यूनिट 1। नेक्स्ट प्रश्न है PPO स्टैंड्स फॉर, यानी PPO का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है हमारा पेंशन पेमेंट ऑर्डर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, जो कि हमारा 12 डिजिट्स के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी यूनिट इज यूज्ड टू बुक एक्सपेंडिचर अगेंस्ट मटेरियल फॉर POH, यानी POH के लिए सामग्री के विरुद्ध व्यय को बुक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक इकाई का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा प्राइमरी यूनिट 35, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करें 27 की, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक है, यानी स्टॉक से रिलेटेड जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होते हैं वो प्राइमरी यूनिट 27 के अंतर्गत होता है। जबकि 28 में हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम डायरेक्ट परचेज होते हैं। जबकि 32 हमारा कंट्रेक्चुअल पेमेंट जो होते हैं उसको पे किया जाता है प्राइमरी यूनिट 32 के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया था बुक एक्सपेंडिचर अगेंस्ट मटेरियल फॉर POH, तो यह हमारा प्राइमरी यूनिट 35 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच प्लानेट इज यूज टू फॉर पैसेंजर एमिनिटी वर्क इन रेलवे स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधा कार्यों के लिए किस प्लान हेड का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा रोलिंग स्टॉक, जो हमारा पैसेंजर एमिनिटी से यहाँ पूछा गया है। तो पैसेंजर एमिनिटी हमारा 53 प्लान हेड के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। वही 21 की बात करें तो ये हमारा रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम होता है। 41 हमारा MNP यानी मशीनरी एवं प्लांट होते हैं। जबकि 42 हमारा वर्कशॉप्स इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट जो होते हैं वो हमारा प्लान हेड 42 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर हमसे पैसेंजर एमिनिटी पूछा गया है, तो प्लान हेड 53 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नेम द सुप्रीम स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, यानी भारत में सर्वोच्च वैधानिक लेखा परीक्षा संगठन का नाम बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल जो अनुच्छेद 148 है उसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग जो होगा वही हमारा सुप्रीम स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन होंगे इंडिया में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है वेरिएशन बियॉन्ड 150% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रिक्वायर्स द सैंक्शन ऑफ विच अथॉरिटी, यानी अनुबंध मूल्य के 150% से अधिक परिवर्तन के लिए किस प्राधिकरण की स्वीकृति आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा रेलवे बोर्ड का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच डिमांड इज यूज टू बुक द एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ CNW, यानी जो कैरिज एंड वैगन होता है कि मरम्मत और रख रखाव पर होने वाले खर्च को दर्ज करने के लिए किस मांग का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी 6 डिमांड के अंतर्गत रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ CNW होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें 5 में तो मोटी पावर्स के लिए होते हैं, 7 हमारा होता है प्लांट्स एंड इक्विपमेंट के लिए, जबकि 8 हमारा रोलिंग स्टॉक से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ DCRG होता है, उसका अधिकतम सीमा क्या है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि DCRG क्या है। तो DCRG हमारा है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी जो होते हैं उसकी अधिकतम लिमिट क्या होती है। तो उसकी लिमिट अब 20 लाख कर दिए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। DCRG डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RRSK, यानी RRSK का पूर्ण रूप क्या होता है। तो RRSK का पूर्ण रूप होता है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोच, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्किंग एक्सपेंसेस टू ग्रॉस अर्निंग्स नोन एज, यानी कार्य व्यय और सकल आय के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑपरेटिंग रेशियो, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग फंड इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट्स, यानी नई संपत्तियों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस फंड का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कैपिटल फंड का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा DRF है। DRF का उपयोग क्या किया जाता है। DRF का मतलब होता है हमारा डिप्रेसिएशन, जो हमारा रिजर्व फंड होता है उसको इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका उपयोग एक्सपेंडिचर ऑन रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ, जो हमारा रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट पर जो हमारा एक्सपेंडिचर होते हैं उस पर हमारा DRF फंड्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है रीअप्रोप्रिएशंस ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्लान हेड टू अनदर प्लान हेड इज विदिन द पावर ऑफ, यानी एक प्लान हेड से दूसरी प्लान हेड में फंड का पुनर्वियोजन किसकी शक्ति के अधीन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा रेलवे बोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सेक्शन सी, जिसमें जनरल नॉलेज और राजभाषा से प्रश्न पूछा गया है, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चूंकि ये पेपर काफ़ी जनवरी में 8 जनवरी 2022 को कंडक्ट हुआ था, उस समय वेंकैया नायडू थे, लेकिन वर्तमान में इस अभी जगदीप धनकर जी अभी भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, जिसको अभी वर्तमान में आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है विच इज द ओल्डेस्ट मेट्रो इन इंडिया, यानी भारत की सबसे पुरानी मेट्रो कौन सी है। तो कोलकाता मेट्रो भारत की सबसे पुरानी मेट्रो है, जिसकी शुरुआत 1984 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है विच कंट्री विल हेल्ड द नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप। यहाँ पर अगर बात करें 2020 अगर डाल दिया जाए कि 2020 में यानी 2022 में अभी वर्तमान में होने जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप, जो अभी जिसके मेजबान एंड होस्टिंग कंट्री कतर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, जो अभी चलेंगे 20 नवंबर से लेकर
18 दिसंबर तक यह फीफा वर्ल्ड कप का टाइम ड्यूरेशन है चलने का। नेक्स्ट प्रश्न है DHR स्टैंड्स फॉर, एंड DHR का अर्थ क्या होता है? तो DHR का अर्थ होता है दार्जिलिंग हिल रेलवे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है हु हैज बीन वॉन द टाइटल्स ऑफ मिस यूनिवर्स 2021, 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? तो हरनाज कौर सिंधु जो है वह इस 2021 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेयर डिड द कन्फ्लिक्ट टेक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 2020, यानी भारत और चीन के बीच 2020 में संघर्ष कहाँ हुआ था? तो यह गलवान वैली जो है वहाँ पर हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द शोर टेम्पल इज लोकेटेड एट बीच पैलेस, यानी तट मंदिर किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा महाबलीपुरम, तमिलनाडु में स्थित है यह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, महाबलीपुरम, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द फुल फॉर्म ऑफ NDRF, एंड NDRF का फुल फॉर्म क्या है? तो NDRF का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी, एंड जम्मू कश्मीर को कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी 2 की संख्या में बांटा गया है, जिसमें पहला हमारा जम्मू एंड कश्मीर है और सेकेंड हमारा लद्दाख है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि विच टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड ऑन 13 दिसंबर 2021, यानी 13 दिसंबर 2021 को किस मंदिर कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा काशी विश्वनाथ, जो कि वाराणसी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ कोविड-19, तो इसका सही उत्तर होगा ओमिक्रॉन। यह नवंबर 2021 के टाइम का लेटेस्ट वेरिएंट है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हु वाज किल्ड इन द हेलीकॉप्टर क्रैश नियर कुन्नूर इन 2021, यानी 2021 में कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, यानी स्वर्गीय बिपिन रावत जी का देहांत हो गया था इस दुर्घटना के अंतर्गत, कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए तो नेम द किंग हु फॉट द कलिंगा वॉर, यानी कलिंग युद्ध में लड़ने वाले राजा का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अशोक। अगर बात करें कि यह कब लड़े थे तो यह 261 BC, यानी 261 ईसा पूर्व में लड़े थे। अगर बात करें इसका जिक्र कहाँ पर है तो अशोक के शिलालेख 13 में इसकी जिक्र की गई है कलिंग युद्ध के लड़ने का, जो लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व यानी BC में अशोक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेन विल द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन गोइंग टू बी हेल्ड इन इंडिया, यानी भारत में अगला लोकसभा चुनाव कब होने वाला है? तो इसका सही उत्तर होगा 2024 में, जो कि 5 वर्ष के अंतराल पर यह चुनाव करवाया जाता है। पिछली बार यह चुनाव 2019 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी फार्म्स लॉज बियर रिपेल्ड, यानी कितने कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया? तो इसकी टोटल संख्या 3 की संख्या में है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बीच बॉलर टुक 10 विकेट्स इन वन इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट टेस्ट मैच इन 2021, यानी किस गेंदबाज ने 2021 में क्रिकेट टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लिए थे? तो इसका सही उत्तर होगा अजाज पटेल, जो कि न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है, जो भारत के खिलाफ ही टेस्ट मैच के दौरान यह 10 विकेट लिए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हेन इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक 2021, यानी 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही उत्तर होगा नीरज चोपड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच कंपनी विल बी टेकिंग ओवर एयर इंडिया, यानी कौन सी कंपनी एयर इंडिया का अधिग्रहण करेगी? तो इसका सही उत्तर होगा टाटा, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर जेवलिन थ्रो जो होते हैं उसके अंतर्गत नीरज चोपड़ा को दिया गया था गोल्ड मेडल। नेक्स्ट प्रश्न है फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस इज रनिंग बिटवीन विच 2 सिटीज, यानी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है किन 2 शहरों के बीच चल रही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली बनारसी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें कि यह कब चला था तो यह 15 फरवरी 2019 के बीच चला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में कौन सा परमाणु संयंत्र स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कुड्डुकुलम, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करें नरोरा कहाँ स्थित है? नरोरा पावर प्लांट यह हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि कैग की अगर बात करें तो कैग कर्नाटका में स्थित है, जबकि तारापुर पावर प्लांट ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है विच फाइटर एयरक्राफ्ट वाज रिसेंटली परचेज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स, यानी हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा कौन सा लड़ाकू विमान खरीदा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा राफेल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिप्टो करेंसी, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिप्टो करेंसी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिटकॉइन। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज मूव्ड बाय किसान रेल, यानी किसान रेल के द्वारा किस प्रकार की सामग्री का परिवहन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वेजिटेबल्स। अगर बात करें इसके अलावा इंक्लूडिंग फ्रूट्स, पोल्ट्री, मीट्स, फिशरी, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह सारे को कैरेज करने के लिए किसान रेल को चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है व्हेन इज मई डे सेलिब्रेटेड, यानी मई दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 मई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह जी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच वैक्सीन इज बीइंग यूज्ड टू फाइट कोविड-19, तो इसका सही उत्तर होगा कोवैक्सीन, यानी ऑप्शन नंबर सी ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा रिवर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चार धाम इज लोकेटेड इन बीच स्टेट, यानी चार धाम किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हु इज द कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी जो भी वर्तमान में रेल मंत्री
कैबिनेट के कौन से हैं? तो अश्वनी वैष्णव जी जो है वो अभी वर्तमान में रेल मिनिस्टर कैबिनेट के हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 10 प्रश्न पूछा गया है राजभाषा से रिलेटेड, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज द टारगेट फिक्स्ड फॉर लेटर्स इन हिंदी सेंट फ्रॉम सी रीजन टू ए एंड बी एंड सी रीजन्स, यानी ग क्षेत्र से क ख और ग क्षेत्र में हिंदी में भेजे जाने वाले पत्रों का लक्ष्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा 55%। अगर इस प्रश्न का आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं कि यह 50% सही है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है हु वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ट, यानी राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था वो पूछा गया है। तो राजभाषा अधिनियम 1963 में पास किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इसका संशोधन 1967 में अमेंडमेंट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी रीजन्स आर क्लासिफाइड अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, यानी राजभाषा नियमों के अंतर्गत कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसकी टोटल संख्या 3 संख्या है, जिसे ए बी सी या क ख ग समूह में बांटा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है तमिलनाडु इज इन बीच रीजन अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, यानी राजभाषा नियमों के तहत तमिलनाडु किस क्षेत्र में आता है? तो तमिलनाडु रीजन सी के अंतर्गत आता है, यानी ग समूह के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन राजभाषा रूल्स, यानी राजभाषा नियमों में कितने अनुसूचियाँ हैं? तो टोटल 9 अनुसूची है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच इज द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रबोध, जो कि एलिमेंट्री कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। वहीं अगर बात करिए फाइनल कौन सा है, तो फाइनल जो हमारा प्राज्ञ है वो हमारा फाइनल हिंदी कोर्स है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नेक्स्ट प्रश्न है हु इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, जो हमारा TOLIC होता है उसका बैठक की अवधि पूछा गया है यहाँ पर, यानी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 6 मंथ में एक बार होते हैं, यानी वंस इन अ 6 मंथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी यानी OLIC के बारे में पूछा जाता तो इसकी बैठक 3 मंथ में वंस इन 3 मंथ होते हैं, यानी 3 माह पर एक बार किया जाता है OLIC की बैठक, जबकि TOLIC की बैठक 6 मंथ में एक बार होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए तो हाउ मेनी टाइम्स आर देयर आर रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन अ ईयर, इन हिंदी की नियमित परीक्षा वर्ष में कितनी बार होती है? तो इसकी परीक्षा टोटल वर्ष में 2 बार होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। और बात करें कब कब होता है तो एक हमारा होता है मई में और सेकेंड हमारा होता है नवंबर में, जो कि रेगुलर हिंदी कोर्स के लिए होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर व्हाट इज द लमसम अवार्ड फॉर पासिंग प्राग, यानी प्राग को जो हमारा 3 टाइप के कोर्स होते हैं प्रबोध प्रवीण और प्राग कोर्स होते हैं, उसमें प्राग के लिए पूछा गया है कि लमसम अवार्ड पास करने के लिए कितना अवार्ड दिया जाता है, यानी एक मुश्त पुरस्कार। तो प्राग के लिए हमारा यह 2400 रुपये प्रदान किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें कि प्रबोध के लिए तो प्रबोध के लिए यहाँ पर हमारा 1600 रुपये दिया जाता है, जबकि प्रवीण के लिए यह 1500 रुपये लमसम अवार्ड के रूप में दिया जाता है पास करने पर।
नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न पूछा गया है, व्हेन इज हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसकी 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें वर्ल्ड हिंदी दिवस की तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। इससे भी काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है वर्ल्ड हिंदी डे से, इस बात का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको इसी तरह का आपके पास कोई पेपर हो तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।